हम मानव इतिहास में शायद सबसे ज्यादा काम करने वाले दौर में जी रहे हैं। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम बस स्क्रीन से चिपके रहते हैं। हाँ, और शाम के 5 बजते बजते हमारा दिमाग पूरी तरह से थक कर चूर हो जाता है। बिल्कुल, शरीर में ऊर्जा का एक कतरा नहीं बचता है। लेकिन जब हम रात को सोने से पहले सोचते हैं कि आज असल में क्या हासिल किया, तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ ईमेल्स का रिप्लाई किया या जूम मीटिंग्स अटेंड की। राइट, और स्लैक मैसेजेस का जवाब दिया। हम पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुई 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रही है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन रिसर्च पेपर्स और नोट्स से गुजर रहे हैं, वो कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क पर आधारित हैं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि हमारा दिमाग इस तरह काम क्यों कर रहा है और हमारी मानसिक ऊर्जा आखिर कहाँ लीक हो रही है। ये असल में ना एक इवोल्यूशनरी मिसमैच मतलब विकासवादी असंतुलन का मामला है। हमारा जो दिमाग है वो इस तरह के अंतहीन और उथले कामों के लिए बना ही नहीं है। उथले कामों से आपका क्या मतलब है? देखिए, आज के नॉलेज वर्क या ज्ञान आधारित कामों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पास ये नापने का कोई पैमाना ही नहीं है कि हमने कितना काम किया। इंडस्ट्रियल युग में अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता था तो शाम तक वो गिन सकता था कि उसने कितनी कारें या कितने पुर्जे बनाए। हाँ, वो उसका आउटपुट होता था, बिल्कुल सामने दिखता था। एग्जैक्टली। लेकिन आज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जहां काम मुख्य रूप से दिमागी है, हमारे पास ऐसे स्पष्ट पैमाने नहीं है। इसीलिए हमने व्यस्त दिखने को ही प्रोडक्टिविटी का पैमाना मान लिया है। अच्छा, मतलब जो इंसान जितनी तेजी से कीबोर्ड चला रहा है वही प्रोडक्टिव है। हाँ, या जितने ज्यादा मेल्स का रिप्लाई कर रहा है, हम मान लेते हैं कि वो उतना ही ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने इस समस्या को समझने के लिए हमारे रोजमर्रा के कामों को 2 हिस्सों में बांटा है, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क वो है जो दिमाग से बहुत कम ऊर्जा मांगता है। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स का हिस्सा बनना या लॉजिस्टिक्स का काम देखना। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ट्रेडमिल, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि पसीना बहुत आता है, सांस फूलती है, इंसान थक भी जाता है, लेकिन जब वो मशीन से उतरता है तो पाता है कि वो उसी कमरे में उसी जगह खड़ा है, वो कहीं नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी तरफ डीप वर्क एक मैराथन की तरह है। यह वो काम है जो नई वैल्यू क्रिएट करता है और हमारे कॉग्निटिव मतलब दिमागी लिमिट्स को पुश करता है। यहाँ जो न्यूरोसाइंस काम कर रहा है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी सबसे कम मेहनत वाले रास्ते को चुनता है। अच्छा, तो हम जानबूझकर आसान काम चुनते हैं। हाँ, क्योंकि शैलो वर्क दिमाग को छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स देता है। जब हम किसी ईमेल का तुरंत रिप्लाई करते हैं या कोई नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं तो दिमाग को लगता है कि उसने कोई टास्क पूरा कर लिया है। एक तरह की नकली संतुष्टि। राइट, ये एक छद्मा उपलब्धि है। लेकिन डीप वर्क इसके बिल्कुल उलट है। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन कोडिंग समस्या को सुलझा रहा होता है या कोई किताब लिख रहा होता है, तब क्या होता है दिमाग में? तब उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन नाम के पदार्थ की एक परत बनने लगती है। ये जो माइलिन शीथ है, ये न्यूरल सर्किट्स को तेज और ज्यादा प्रभावी बनाती है। वाओ, मतलब डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में हमारे दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है। पर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। अगर मैं कॉर्पोरेट दुनिया की बात करूं तो वहां मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर माना जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा होता है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कई प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल कर सके। अगर कोई अपना काम छोड़कर किसी डीप वर्क जोन में चला जाए और 3 घंटे तक अपने बॉस के स्लैक मैसेजेस इग्नोर कर दे तो शायद उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। ये डर तो रहता ही है। तो मल्टीटास्किंग तो आज के समय में काम करने की सबसे बेसिक जरूरत बन गई है ना। ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विज्ञान मल्टीटास्किंग नाम की किसी चीज को मानता ही नहीं है। वेट, सच में? हाँ, इंसान का दिमाग एक समय में 2 कॉग्निटिव टास्क कर ही नहीं सकता। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में वो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की रिसर्चर सोफी लेरॉय ने 2009 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष नाम का एक कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। ये अटेंशन रेजिड्यू असल में काम कैसे करता है?
मतलब क्या ये सिर्फ ध्यान भटकने का ही एक फैंसी नाम है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है, ये एक कॉग्निटिव पेनाल्टी है, एक दिमागी जुर्माना। सोफी लेरॉय ने अपने प्रयोग में लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। ओके। ग्रुप ए को एक वर्ड पजल सॉल्व करने को दिया गया, लेकिन पजल पूरा होने से ठीक पहले उन्हें रोक दिया गया और तुरंत रिज्यूमे पढ़ने का दूसरा काम दे दिया गया। बीच में ही टोक दिया गया? हाँ, और ग्रुप बी को पजल पूरा करने दिया गया और फिर रिज्यूमे पढ़ने को दिए गए। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। क्या निकला नतीजों में? ग्रुप ए, जिसे बीच में टोका गया था, उनका दिमाग दूसरे काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उनके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उस अधूरे पजल के बारे में सोच रहा था। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। ओह, तो जब हम एक गहरी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, बिल्कुल राइट, और अचानक अपना इनबॉक्स चेक करने लगते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान ईमेल पर शिफ्ट नहीं होता। राइट, ध्यान का एक बड़ा हिस्सा, एक अवशेष उसी पिछली रिपोर्ट पर अटका रहता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर कोई इंसान दिन भर में 50 बार अपना फोन चेक कर रहा है, ईमेल देख रहा है, वापस एक्सेल शीट पर आ रहा है, तो वो हर बार अपने ध्यान का एक हिस्सा पीछे छोड़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। और ऐसा करने से दिमाग के सिनेप्सेस ओवरलोड हो जाते हैं। जब बार बार अटेंशन रेजिड्यू जमा होता है तो इंसान का इफेक्टिव आईक्यू लेवल अस्थायी रूप से गिर जाता है। आईक्यू ही गिर जाता है? ये तो डरावना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक रात सोए ना हो। मल्टीटास्किंग हमें स्मार्ट नहीं बना रही है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से हमारी सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर रही है। मतलब जिन लोगों को लगता है कि वे एक साथ 10 काम कर रहे हैं, वे असल में 10 काम बहुत ही खराब क्वालिटी के साथ कर रहे होते हैं। हम असल में अपनी ही बुद्धिमानी को हर रोज थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। लेकिन यहाँ वही पुराना सवाल वापस आता है। हाँ, बताइए। अगर अटेंशन रेजिड्यू इतना खतरनाक है, तो एक आम इंसान जिसके पास 9 से 5 की नौकरी है, वो इसे कैसे रोके? हर कोई तो हिमालय पर जाकर संन्यास नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में रहकर बिना नौकरी गवाए डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए? कैल न्यूपोर्ट भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि हर प्रोफेशन की मांग अलग होती है। इसीलिए उन्होंने डीप वर्क को लागू करने के 4 अलग-अलग तरीके या सिस्टम्स बताए हैं। अच्छा, तो ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे पहला तरीका है मोनास्टिक, यानी सन्यासी की तरह काम करना। सन्यासी? हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के बोलिंगन नाम के गांव में एक पत्थर का टावर बनवाया था। उसमें कोई बिजली नहीं थी, कोई टेलीफोन नहीं था। जब जुंग को कुछ बड़ा लिखना होता था तो वे महीनों के लिए उस टावर में बंद हो जाते थे। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहता था। हाँ, ये तो वही बात होगी जिसका मुझे डर था। कार्ल जंग उस समय के एक स्थापित मनोवैज्ञानिक थे, वे ऐसा कर सकते थे। सही कह रहे हैं। लेकिन ये तरीका तो 99% लोगों के लिए पूरी तरह से अव्यावहारिक है। और इसीलिए दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। क्या? ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी नौकरी भी बचानी है और कुछ बहुत गहरा काम भी करना है। ये कैसे काम करता है? बाय मॉडल का मतलब है अपने समय को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट लेना। मशहूर साइकोलॉजिस्ट और लेखक एडम ग्रांट इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे साल के एक सेमेस्टर में अपनी सारी क्लासेस, मीटिंग्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन को क्रैम कर लेते हैं। ओके। यानी एक ही जगह समेट लेते हैं। ओके, मतलब एक सेमेस्टर सिर्फ लोगों से मिलने के लिए। राइट। उस दौरान वे पूरी तरह से शैलो वर्क करते हैं और सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। लेकिन साल के दूसरे सेमेस्टर में वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वाओ। तब वे सिर्फ रिसर्च करते हैं और किताबें लिखते हैं। कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं। ये अप्रोच दिमाग को अपने न्यूरल पाथवेज, मतलब तंत्रिका मार्गों को फिर से बनाने का पूरा मौका देती है। और साथ ही इंसान की पेशेवर जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहती हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है। कोई भी हफ्तों या महीनों को बांट सकता है। कोई चाहे तो हफ्ते के 3 दिन डीप वर्क और 2 दिन शैलो वर्क कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का काम ऐसा होता है जहां उन्हें हर रोज ऑफिस जाना पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से कैसे बचा जाए? ऐसे लोगों के लिए तीसरा तरीका काम आता है, जिसे रिदमिक अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है अपने काम को एक लय या रिदम में ढाल लेना। रिदम? जैसे कोई रूटीन? हाँ, ये आदत बनाने के विज्ञान पर आधारित है।
अगर कोई इंसान हर रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक बिना किसी फोन या इंटरनेट के डीप वर्क करता है तो कुछ समय बाद उसके दिमाग को उस जोन में जाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। फ्रिक्शन या घर्षण कम हो जाता है। एग्जैक्टली। जेरी सीनफेल्ड का चेन मेथड इसी पर आधारित है, जहां रोज एक तय समय पर काम किया जाता है और कैलेंडर पर क्रॉस लगाते जाते हैं। उस चेन को टूटने नहीं देना होता। तो दिमाग उस विशिष्ट समय पर खुद ब खुद डीप वर्क मोड में स्विच हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेकिन मुझे चौथा तरीका सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, जर्नलिस्टिक अप्रोच। वो भी बहुत काम का है। कैल न्यूपोर्ट ने वॉल्टर आइजैक्सन का उदाहरण दिया है, जो एक मशहूर पत्रकार और बायोग्राफर हैं। वो अगर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते थे और उनके पास सिर्फ 20 मिनट का समय होता था, कैमरे के ऑन होते ही बिना किसी वार्म अप के सीधे 1 सेकंड में अपने किरदार के अंदर घुस जाता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। जर्नलिस्टिक अप्रोच वाले लोग भी यही करते हैं। उन्हें माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस मौके की तलाश में किसी निंजा की तरह रहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चारों तरीके हमें बताते हैं कि एकाग्रता कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक सिस्टम है। ये एक ऐसी मांसपेशी है जिसे सही माहौल और सही सिस्टम देकर ट्रेन किया जा सकता है। समस्या ये है कि लोग बिना कोई सिस्टम बनाए सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे अपना काम करने की कोशिश करते हैं। और इच्छा शक्ति तो दिन भर में खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। इच्छा शक्ति एक बहुत ही सीमित संसाधन है जो दिन ढलने के साथ खत्म हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम एकाग्रता को एक मांसपेशी कह रहे हैं तो हमें दिमाग की ट्रेनिंग की भी बात करनी होगी। इस रिसर्च में खाली बैठने या बोर्डम को लेकर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मैं इसकी तुलना दिमाग के जिम से करूंगा। देखिए, जब हम जिम जाकर वजन उठाते हैं तो हम असल में अपनी मांसपेशियां फाड़ रहे होते हैं। राइट। लेकिन जिम में हमारी बॉडी नहीं बनती। बॉडी तब बनती है जब हम घर आकर सोते हैं, आराम करते हैं, रिकवर करते हैं। वो रिकवरी फेज ही असली ग्रोथ का समय होता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। गहरे विचार तब जन्म लेते हैं जब हम अपने दिमाग को खाली छोड़ते हैं। लेकिन आज हमने इस रिकवरी फेज को ही खत्म कर दिया है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हम बोरियत से इतना डरते क्यों हैं? वही तो, हम 10 सेकंड भी बोर नहीं हो सकते। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है और बस यूं ही बोर हो रहा होता है, तब दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या करता है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो अलग-अलग विचारों को आपस में जोड़ता है, पुरानी यादों को प्रोसेस करता है और क्रिएटिव समस्याओं का समाधान निकालता है। दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज अक्सर लोगों को नहाते समय या पैदल चलते समय आते हैं, क्योंकि उस वक्त डिफॉल्ट मोड नेटवर्क काम कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन आज क्या होता है, जैसे ही कोई बस स्टॉप पर 2 मिनट के लिए खड़ा होता है, उसे बोरियत महसूस होती है और वो तुरंत जेब से फोन निकालकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। मतलब हम अपने दिमाग को वो आराम, वो खालीपन दे ही नहीं रहे हैं जहां न्यूरल पाथवेज को रिकवर होने का मौका मिले। हम लगातार डोपामाइन के इंजेक्शन ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि लगातार काम करने के बाद 15 मिनट इंस्टाग्राम पर रील्स देखना दिमाग को आराम देना है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आराम नहीं है, ये दिमाग को एक अलग तरह की थकावट में धकेलना है। तो क्या इंटरनेट छोड़ देना चाहिए? नहीं, कैल न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि इंटरनेट या स्मार्टफोन पूरी तरह से बुरे हैं। इंटरनेट बहुत सी अच्छी चीजों का जरिया है, लेकिन हमें इंटरनेट को एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करना बंद करके इसे एक टूल यानी एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। टूल की तरह? कैसे? एक क्राफ्ट्समैन या कारीगर अपने औजारों का इस्तेमाल सिर्फ तब करता है जब उसे कुछ बनाना होता है। वो दिन भर अपने हथौड़े से खेलता नहीं रहता। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। राइट। अगर कोई ऐप किसी के करियर या जीवन के लक्ष्य में सीधा योगदान नहीं दे रहा है तो वो एक टूल नहीं बल्कि एक डिस्ट्रैक्शन है। उसे तुरंत हटा देना चाहिए। हमें अपने दिमाग को फिर से बोर होने की ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि हम उस गहराई तक पहुंच सके जहां असली काम होता है। एग्जैक्टली। और यही सारी बातें हमें इस रिसर्च के सबसे बड़े निष्कर्ष और सफलता के उस अंतिम फॉर्मूले तक ले जाती हैं। इस पूरी जटिल न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को अगर एक बहुत ही क्रूर लेकिन सीधे गणितीय फॉर्मूले में पिरोया जाए तो वो है हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाला काम बराबर है काम में लगाए गए समय और फोकस की तीव्रता के गुणांक के।
ये फॉर्मूला पूरी दुनिया के नॉलेज वर्कर्स के लिए एक आईने की तरह है। लोग अक्सर अपनी मेहनत को घंटों में नापते हैं। वे गर्व से कहते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे 10 घंटे काम किया है। हाँ, हम हमेशा समय को ही महत्व देते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि समय ऊर्जा से कम महत्वपूर्ण है। अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसके फोकस की इंटेंसिटी या तीव्रता 0 है, क्योंकि बैकग्राउंड में ईमेल खुले हैं, फोन बज रहा है, हाँ, और दिमाग में अटेंशन रेजिड्यू भरा हुआ है, तो 10 को 0 से गुणा करने पर आपका अंतिम आउटपुट भी 0 ही होगा। 10 घंटे का समय और 0 फोकस मतलब 0 रिजल्ट। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। हम इसीलिए दिन भर थके रहते हैं, क्योंकि हमारा समय तो 10 घंटे लग रहा है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी नदारत है। बिल्कुल सही। डिस्ट्रैक्शन को सख्ती से ना कहना और अपनी कॉग्निटिव इंटेंसिटी को बढ़ाना ही है एकमात्र तरीका है जिससे हम इस बिजी रहने के धोखे से बाहर आ सकते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको बहुत ही गहराई से आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ, बताइए। आज हमने समझा कि डीप वर्क कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जरा इस भविष्य की कल्पना कीजिए। आज की पूरी पीढ़ी और आने वाले बच्चे जिस तरह से अटेंशन रेजिड्यू का शिकार हो रहे हैं, वे धीरे धीरे एकाग्रता की क्षमता पूरी तरह खो रहे हैं। ये सच है। उनके दिमाग के सिनेप्सिस इस तरह से वायर हो रहे हैं कि वे 10 मिनट भी बिना किसी स्क्रीन के नहीं बैठ सकते। ये एक ऐसी महामारी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आने वाले दशकों में ऐसा नहीं होगा कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था, सारे बड़े आविष्कार और सारा नियंत्रण सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएगा जो अपने दिमाग को ट्रेन कर चुके हैं? वाओ! जो लोग अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर बिना किसी भटकाव के 3 घंटे तक शांति से बैठकर किसी जटिल समस्या पर डीप वर्क कर सकते हैं, वही लोग भविष्य के मास्टर होंगे। क्या भविष्य में पैसा, डिग्री या टैलेंट नहीं, बल्कि केवल एकाग्रता ही इंसान की सबसे बड़ी और इकलौती करेंसी बन जाएगी? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भविष्य उसी का है जो अपने ध्यान पर नियंत्रण रख सकता है। तो अगली बार जब हम बिना सोचे समझे बेमतलब अपना फोन उठाते हैं, तो हमें एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस 10 सेकंड के डोपामाइन हिट के बदले अपनी वो करेंसी तो नहीं खो रहे हैं जो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। डिस्ट्रैक्शन की इस दुनिया में एकाग्रता ही सबसे बड़ा विद्रोह है।